हेलो गाइस। हम MNGS क्लासेस से नंददेव साहब। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं दृष्टि IAS का 6वां संस्करण का इतिहास बुक, जिसमें कि भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन। यह बुक जो है संघ तथा राज्य लोक सेवा आयोगों की प्रारंभिक तथा मुख्य परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो आप लोग तो दृष्टि IAS के बारे में तो जानते ही हैं। तो इसका जो है हम खंड 1 का बारे में पढ़ेंगे, प्राचीन भारत। प्राचीन भारत के पहला चैप्टर है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत एवं प्रागैतिहासिक काल। तो यहाँ से अब हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो इनको एक बगल से हम देखते चलेंगे। तो इसमें दिया गया है इतिहास अतीत में किए गए मानव प्रयास की आनुक्रमिक कथा है। इतिहास के आवश्यक अंग हैं अतीत, सभ्य युग, मानव प्रयास और घटनाओं का अनुक्रमिक प्रसार। वर्तमान जो अभी जीवित हैं इतिहास का विषय नहीं है, यद्यपि वह शीघ्र अतीत होकर उसका अंग हो जाएगा। घटना जो संपन्न हो चुकी, चाहे अभी चाहे सहस्राब्दियों पूर्व, इतिहास का अंग हो जाती हैं। इतिहास विगत घटनाओं का चिंतन करता है। जब हम ऐतिहासिक क्रम में घटनाओं का वर्णन करते हैं तब इन्हें काल प्रसार में वितरित करते हैं, और जब भौगोलिक क्रम से इनका उल्लेख करते हैं तब उन्हें स्थानानुसार रखते हैं। इतिहास और भूगोल दोनों कारण और परिणाम के साथ घटनाओं की तिथि और स्थान को व्यवस्था प्रदान करते हैं। अतः निरंतरता व परिवर्तनीयता का समसामयिक विश्लेषण ही इतिहास है। इतिहास हमारी और हमारे समाज की दशा व दिशा का निर्धारण करता है और भविष्य को सुरक्षित बनाने का प्रयास करता है। प्राचीन भारत का इतिहास मानव सभ्यता के उस समय का इतिहास है जब वह अपने निर्माण की अवस्था में था। विशाल पर्वतमालाओं और नदियों की भूमिका प्राचीन भारत के इतिहास निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण रही है। वर्तमान मानव का स्वरूप क्रमिक विकास का परिणाम है। इतिहासकारों ने अध्ययन हेतु सरलता की दृष्टि से इतिहास को कई भागों में वर्गीकृत किया है। प्राचीन भारत उसी वर्गीकरण का एक भाग है। ऐतिहासिक कालक्रमों का अध्ययन हम ऐतिहासिक सामग्री या स्रोतों के आधार पर करते हैं। चूँकि इतिहास उन बातों का वृत्तांत होता है जो भूतकाल में हुई हो, इसलिए मूलतः महत्वपूर्ण तथ्यों को चुनकर अतीत का पुनर्निर्माण करने को ही इतिहास कहते हैं। ये महत्वपूर्ण तथ्य हमारे लिए कई रूपों में सुरक्षित है, जिन्हें हम इतिहास की सामग्री या स्रोत कहते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत अनेक और विविध प्रकार के हैं। हमारे इतिहास के स्रोतों के क्षेत्र में किसी नदी के तट पर एक निर्जन टीले को खोदकर निकाले गए प्रागैतिहासिक काल के मनुष्य द्वारा पत्थर को काटकर बनाए गए गरौसों से लेकर भव्य इमारतों के भग्नावशेषों और राजकविवान के हर्षचरित तक सभी प्रकार की चीज़ें शामिल हैं। अपने अध्ययन की सुविधा के उद्देश्य से हम इन्हें मोटे तौर पर 2 श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। एक तो पुरातत्व और दूसरी साहित्यिक संबंधी सामग्री। इन 2 श्रेणियों को आगे फिर और छोटी छोटी श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। पुरातात्विक स्रोत। अभिलेख।
प्राचीन भारत के अधिकांश अभिलेख पाषाण शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपत्रों, दीवारों तथा प्रतिमाओं पर उत्कीर्ण हैं। सबसे प्राचीन अभिलेखों में मध्य एशिया के बोगजकोई से प्राप्त अभिलेख है। इन पर वैदिक देवताओं मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य के नाम मिलते हैं। इनसे ऋग्वेद की तिथि ज्ञात करने में मदद मिलती है। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के हैं, जो 300 ईस्वी पूर्व के लगभग हैं। D.R. भंडारकर नामक विद्वान ने केवल अभिलेखों के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिखने का सफल प्रयास किया है। अशोक के अभिलेख ब्राह्मी, खरोष्टी, यूनानी तथा अरमाइक लिपियों में मिले हैं। मास्की, गुज्जरा, निट्टूर एवं उदयगोलम से प्राप्त अभिलेखों में अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख है तथा अन्य अभिलेखों में उसे देवानाम प्रिय, पियदसी, देवों का प्यारा कहा गया है। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि में लिखित अशोक के अभिलेख को पढ़ा था। अशोक के बाद भी अभिलेखों की परंपरा कायम रही। अब हमें अनेक प्रशस्तियां मिलने लगी, जिनमें दरबारी कवियों अथवा लेखकों द्वारा अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा के शब्द मिलते हैं। इन अभिलेखों से संबंधित शासकों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इनमें प्रमुख हैं हाथी गुम्फा अभिलेख, शासक खारवेल, विषय खारवेल के शासन की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण। जूनागढ़ अभिलेख, जिसको गिरनार अभिलेख भी कहा जाता है, उस समय शासक था रुद्रदामन। विषय इसमें रुद्रदामन की विजयों, व्यक्तित्व एवं कृतित्व का विवरण प्राप्त होता है। नासिक अभिलेख, शासक गौतम बलश्री, रचनाकार। इसमें विषय है सातवाहन कालीन घटनाओं का विवरण, गौतमी पुत्र सातकर्णी से संबंधित। प्रयाग स्तंभ लेख, शासक समुद्रगुप्त। विषय है इसके विजय एवं नीतियों का पूरा विवरण। ऐहोल अभिलेख, शासक पुलकेशिन द्वितीय। विषय है हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध का विवरण। भित्री स्तंभ लेख, शासक स्कंदगुप्त, इसके जीवन के अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण। मंदसौर अभिलेख, शासक मालवा नरेश यशोधर्मन। विषय है सैनिक उपलब्धियों का वर्णन। गैर सरकारी लेखों में यवन राजदूत हेलियोडोरस का वेशनगर विदिशा से प्राप्त गुरूर स्तंभ लेख विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जिससे द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण मिलता है। नोट, अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। और ये जो है इतिहास के स्रोत दिए गए हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत, तो इसमें से 2 स्रोत दिए गए हैं। पहला पुरातात्विक स्रोत, जिसमें कि पुरातात्विक स्रोत में दिए गए हैं अभिलेख, स्मारक एवं भवन, सिक्के, मूर्तियों, चित्रकला, मुहर। और दूसरा जो है स्रोत जो है वो है साहित्यिक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत का भी 2 है, एक भारतीय साहित्य, दूसरा है विदेशी साहित्य। तो पहले हम विदेशी साहित्य के बारे में देखते हैं। तो विदेशी साहित्य में है यूनान एवं रोम के लेखक। यूनान एवं रोम के लेखक थे मेगास्थनीज, टोलमी,
हेरोडोटस, निरियाकस, ओस्टोबुलस आदि। अब चीनी लेखक है फाहियान, वैनसंग, इत्सिंग आदि। अरबी लेखक अल सुलेमान, अल मसूदी, इब्न बतूता आदि। अब भारतीय साहित्य के जो है बारे में देखते हैं। भारतीय साहित्य जो है ये 3 प्रकार के हैं: धार्मिक साहित्य, लौकिक साहित्य, संगम साहित्य। तो पहले संगम साहित्य देख लेते हैं। तो संगम साहित्य में है तिरुकुरल, शिल्पादिकारम, मणि मेखले, जीवक चिंतामणि आदि। उसके बाद है लौकिक साहित्य, कौटिल्य अर्थशास्त्र, कल्हण की राजतरंगिणी, पाणिनि का अष्टाध्यायी, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस, कालिदास का अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्नि मित्रम, रघुवंश मेघ दूतम। उसके बाद बावन भट्ट का हर्षचरित, कादम्बरी आदि। अब देखते हैं धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य में 3 प्रकार हैं: ब्राह्मण साहित्य, बौद्धिक साहित्य, जैन साहित्य। तो पहले हम जैन साहित्य के बारे में पढ़ते हैं। तो जैन साहित्य में है परिशिष्ट पवर्ण, भद्रबाहु चरित्र, भगवती सूत्र, कल्प सूत्र आदि। और बौद्ध साहित्य में है सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, मिलिंद पन्हो, बुद्ध चरित, दिव्यावादन आदि। अब देखते हैं ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य में पहला आता है वेद। वेद हैं 4: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय, कौशितकी, गोपथ आदि। आरण्यक तैत्तिरीय, मैत्रायणी, ऐत्रेय आदि। उपनिषद छंदोग्य, कठ, बृहदारण्यक आदि। वेदांग में शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। उपवेद में आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, शिल्पवेद आदि। षट दर्शन में सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। महाकाव्य में रामायण, महाभारत। पुराण में विष्णु पुराण, भागवत पुराण, शिव पुराण, गरुड़ पुराण आदि। स्मृति में मनुस्मृति, नारद स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति आदि। ये जो हैं साहित्य से और पुरातत्व से जो है इतिहास जानने का ये एक स्रोत हुआ। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे। इसके आगे हैं स्मारक और भवन। स्मारक और भवनों से जनता की आध्यात्मिकता तथा धर्मनिष्ठा का ज्ञान होता है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त भवनों से 5500 वर्ष पुरानी सिंधु सभ्यता का पता चला है। नवीन शोध के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 8000 साल पुरानी है। अतरंजी, खेरा आदि की खुदाई से पता चलता है कि देश में लोहे का प्रयोग ईसा पूर्व 1000 के लगभग प्रारंभ हो गया था। प्राचीन काल में भारत में भारी संख्या में मंदिरों का निर्माण हुआ, जिनके अवशेष बिखरे रूप में पूरे देश में हैं। महलों और मंदिरों की शैली से वास्तुकला के विकास पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। विभिन्न स्थानों से प्राप्त मंदिर: देवघर का 10 अवतार मंदिर ललितपुर, भीतरगांव का मंदिर कानपुर, अजंता की गुफाओं के चित्र, सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध की ताम्र मूर्ति आदि से हिंदू कला एवं साहित्य के पर्याप्त विकसित होने के प्रमाण मिलते हैं। उत्तर भारत के मंदिर नागर शैली, मध्य भारत के मंदिर बैसर शैली तथा दक्षिण भारत के मंदिर द्रविड़ शैली में निर्मित हैं। दक्षिण भारत में तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली
तथा उत्तर भारत में खजुराहो का कंदरिया महादेव का मंदिर नागर शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। भारत के अतिरिक्त दक्षिण पूर्व एशिया के अनेक द्वीपों से हिंदू संस्कृति से संबंधित स्मारक मिलते हैं। इनमें मुख्य रूप से जावा के बोरोबुदुर स्तूप, महायान बौद्ध स्तूप तथा कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर का उल्लेख किया जा सकता है। अब सिक्के के बारे में देखते हैं। सिक्के अभिलेख, स्मारक और भवन के अतिरिक्त प्राचीन राजाओं द्वारा ढलवाए गए सिक्कों से भी प्रचुर ऐतिहासिक जानकारी उपलब्ध होती है। साधारणतया 206 ईस्वी पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक के भारतीय इतिहास का ज्ञान हमें मुख्य रूप से मुद्राओं की सहायता से ही प्राप्त होता है। कुछ प्राप्त मुद्राओं में तिथियां भी खुदी हैं जो कालक्रम निर्धारण में अत्यंत सहायक सिद्ध हुई हैं। पुराने सिक्के तांबा, चांदी, सोना और सीसा धातु के बनते थे। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के ईस्वी पूर्व 5वीं सदी के हैं। ठप्पा मारकर बनाए जाने के कारण ही भारतीय भाषाओं में इन्हें आहत मुद्रा कहते हैं। पंचमार्क या आहत सिक्कों पर पैर, मछली, सांड, हाथी, अर्धचंद्र आदि के चिन्ह बने होते थे। सर्वाधिक सिक्के मौर्योत्तर काल में बने हैं जो मुख्यतः सीसा, चांदी, तांबा एवं सोने के हैं। सातवाहनों ने सीसे तथा गुप्त शासकों ने सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। समुद्रगुप्त की वीणा बजाते हुए मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। नोट: सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। अब मूर्तियों के बारे में पढ़ेंगे। प्राचीन भारतीय इतिहास में मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल से आरंभ होता है। गंधार कला की मूर्तियों पर विदेशी प्रभाव है, जबकि मथुरा कला पूर्णतः स्वदेशी है। भरहुत, बोधगया, सांची तथा अमरावती की मूर्ति कला में जनसाधारण के जीवन की अति सजीव झलक देखने को मिलती है। चित्रकला: अजंता के चित्रों में मनोभावों की सुंदर झलक मिलती है। चित्रकला में माता और शिशु तथा मरणासन राजकुमारी जैसे चित्रों से गुप्त काल का कलात्मक उन्नति का पूर्ण आभास होता है। बोधिसत्व पद्म पाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी हैं जो अजंता में हैं। मुहरें: अवशेषों से प्राप्त मुहरें से प्राचीन भारत का इतिहास लिखने में बहुत सहायता मिलती है। मुहरों से व्यापारिक, धार्मिक, आर्थिक जीवन के बारे में पर्याप्त जानकारी प्राप्त होती है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और बसार से प्राप्त मिट्टी की मुहरों में बने धार्मिक प्रतीकों से उनकी धार्मिक अवस्थितियों का ज्ञान होता है। साहित्यिक स्रोत: साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत हम धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य का अध्ययन करते हैं। धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण तथा ब्राह्मणेतर ग्रंथों की चर्चा की जाती है। ब्राह्मण ग्रंथों में वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण तथा स्मृति ग्रंथ आते हैं, जबकि ब्राह्मणेतर ग्रंथों में बौद्ध तथा जैन साहित्यों से संबंधित रचनाओं का उल्लेख किया जाता है। लौकिक साहित्य में ऐतिहासिक ग्रंथों, जीवनियों, यात्रा वृत्तांत, कल्पना प्रधान तथा गल्प साहित्य का वर्णन किया जाता है। इनका अलग अलग विवरण निम्न प्रकार हैं। ब्राह्मण साहित्य: वेद: वेदों के द्वारा प्राचीन आर्यों के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं राजनीतिक जीवन के बारे में पर्याप्त जानकारी मिलती है। वैदिक युग की सांस्कृतिक दशा के ज्ञान का एकमात्र स्रोत वेद हैं।
वेदों की संख्या 4 है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। ऋग्वेद 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व, यह सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। यह एक ऐसा वेद है जो ऋचाओं में बद्ध है। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,580 ऋचाएँ हैं। इस वेद के पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। ऋग्वेद का पहला एवं 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सविता को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है तथा 10वां मंडल चातुर्वर्ण्य समाज की संकल्पना का आधार है। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐतरेय एवं कौशितकी अथवा संखायन। कौशितकी को ही संखायन बोला जाता है। नोट: संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा ऋग्वेद को विश्व मानव धरोहर के साहित्य में शामिल किया गया है। अब हम यजुर्वेद के बारे में पढ़ेंगे। यजुर्वेद, इसमें यज्ञों के नियमों या विधानों का संकलन मिलता है। यही कारण है कि इसे कर्मकांडीय वेद भी कहा जाता है। यजुर्वेद पद एवं गद्य दोनों में है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद केवल पद में है, जबकि कृष्ण यजुर्वेद गद्य एवं पद दोनों में है। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित अथर्वयु कहलाता है। यजुर्वेद के प्रमुख उपनिषद कठोपनिषद, ईशोपनिषद, श्वेतरोपनिषद तथा मैत्रायणी उपनिषद हैं। यजुर्वेद का अंतिम अध्याय ईशावास्य उपनिषद है, जिसका संबंध आध्यात्मिक चिंतन से है। यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, शतपथ एवं तैत्तिरीय। सामवेद, साम का अर्थ गान होता है। इसमें मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। 7 स्वरों सा रे ग म प ध नि की उत्पत्ति इसी से हुई। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएँ हैं। सामवेद के मंत्रों को गाने वाला उद्गाता कहलाता है। इसमें मुख्यतः सूर्य स्तुति के मंत्र हैं। सामवेद के प्रमुख उपनिषद छांदोग्य तथा जैमिनीय हैं। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ 25 ब्राह्मण 26 ब्राह्मण है। अथर्ववेद, इसकी रचना अथर्व अथवा अंगिरस ऋषि द्वारा सभी ग्रंथों के बाद में की गई, इसलिए इसे अथर्वांगिरस वेद भी कहा जाता है। इसमें 731 सूक्त, 20 अध्याय तथा लगभग 6000 मंत्र हैं। इसमें ब्रह्म ज्ञान, धर्म, समाज निष्ठा, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, जादू टोना, तंत्र मंत्र आदि अनेक विषयों का वर्णन है। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है। अथर्ववेद के उपनिषद मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद तथा मांडुक्योपनिषद हैं। मुंडकोपनिषद से ही भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते लिया गया है। इसमें सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। नोट: इन 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद। संहिता के पश्चात ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद का स्थान है। इनसे उत्तर वैदिक कालीन समाज तथा संस्कृति के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक साहित्यों की व्याख्या के लिए
गद्य में लिखे गए हैं। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं जो निम्न तालिका में क्रमशः उल्लिखित हैं। ऋग्वेद में ऐतरेय एवं कौशितकी ब्राह्मण, यजुर्वेद का शतपथ एवं तैत्तिरीय ब्राह्मण, सामवेद का पंचविश एवं षड्विश ब्राह्मण, अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण। वेदांग तथा सूत्र। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई। शिक्षा, उच्चारण विधि, ज्योतिष, भाग्यफल, कल्प, कर्मकांड, व्याकरण, शब्द व्युत्पत्ति, निरुक्त, भाषा विज्ञान तथा छंद, चतुष्पदी श्लोक ये वेदों के शुद्ध उच्चारण तथा यज्ञ आदि करने में सहायक थे। इसी प्रकार वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया। स्रोत सूत्र, गृह सूत्र तथा धर्म सूत्रों के अध्ययन से हम यज्ञ विधि, विधानों, कर्मकांडों तथा राजनीति विधि एवं व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। महाकाव्य। वैदिक साहित्य के बाद भारतीय साहित्य में महाकाव्यों का समय आता है। इसमें रामायण और महाभारत प्रमुखतः शामिल हैं। रामायण हमारा आदि काव्य है जिसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने की। इसमें हमें हिंदुओं तथा यवनों और शकों के संघर्ष का वर्णन मिलता है। महाभारत की रचना वेदव्यास ने की थी। इससे प्राचीन भारतवर्ष की सामाजिक, धार्मिक तथा राजनीतिक दशा का पता चलता है। ऐतिहासिक दृष्टि से महाकाव्यों को विशेष महत्व नहीं दिया जाता क्योंकि इसमें वर्णित कथाओं में कल्पना का समावेश अधिक होता है। पुराण। पुराणों में प्राचीन भारतीय इतिहास का अच्छा क्रमबद्ध वर्णन मिलता है। पुराणों की संख्या 18 है। अधिकांश पुराणों की रचना 3री-4थी शताब्दी ईस्वी में की गई है। पुराणों का रचयिता एवं संकलनकर्ता लोमहर्ष तथा उसके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक हैं। पुराण प्राचीन काल से लेकर गुप्त काल तक की ऐतिहासिक घटनाओं का परिचय कराते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के पहले के प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए तो पुराण ही एकमात्र स्रोत हैं। ब्राह्मणेतर साहित्य। बौद्ध साहित्य। भारतीय इतिहास के साधन के रूप में बौद्ध साहित्य का विशेष महत्व है। बौद्ध साहित्य ग्रंथों में त्रिपिटक सबसे महत्वपूर्ण है। त्रिपिटक बौद्ध की शिक्षाओं का संकलन है। इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है: विनय पिटक, सुत्त पिटक तथा अभिधम्म पिटक। विनय पिटक संघ संबंधी नियम तथा आचार संबंधी शिक्षाओं का संग्रह है। सुत्त पिटक धार्मिक सिद्धांत तथा धर्मोपदेश का संग्रह है। वहीं अभिधम्म पिटक दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है। बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं। बौद्ध ग्रंथों से संबंधित जातकों में बौद्ध से संबंधित घटनाओं का वर्णन है। दीपवंश तथा महावंश नामक 2 पाली वंशों से मौर्योत्तरकालीन इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। नागसेन द्वारा रचित मिलिंदपन्हो पाली भाषा में रचित महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। इसमें हिंद यवन शासक मिनांडर के विषय में सूचनाएं मिलती हैं। बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। महायान संप्रदाय के ग्रंथ ललित विस्तर, दिव्यावदान आदि हैं। ललित विस्तर में बुद्ध को देवता मानकर उनके जीवन तथा कार्यों का चमत्कारिक वर्णन प्रस्तुत किया गया है। दिव्यावदान द्वारा अशोक के उत्तराधिकारियों से लेकर पुष्यमित्र शुंग तक के शासकों के विषय में सूचना मिलती है। नेतिप्पकरण
और अवदान शतक एक बौद्ध धर्म ग्रंथ है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन ग्रंथों में परिशिष्ट पर्वन, भद्रबाहु चरित्र, आचार्योग सूत्र, भगवती सूत्र, कालिका पुराण, त्रिसृष्टि लक्षण, महापुराण आदि प्रमुख हैं। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है, जिसकी रचना भद्रबाहु ने की थी। लौकिक साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक एवं अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथों तथा जीवनियों का विशेष रूप से उल्लेख किया जाता है। ऐतिहासिक रचनाओं में अर्थशास्त्र का विशेष रूप से उल्लेख किया जाता है। अर्थशास्त्र की रचना चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौटिल्य ने की थी। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। कल्हन द्वारा रचित राजतरंगिणी भी विशेष उल्लेखनीय है। यह संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं के क्रमबद्ध इतिहास लिखने का प्रथम प्रयास है। इसमें आदिकाल से लेकर 1151 ईस्वी के आरंभ तक के कश्मीर के प्रत्येक शासक के काल की घटनाओं का क्रमानुसार वर्णन दिया गया है। राजतरंगिणी में कश्मीर के जो है प्रत्येक राजा के विषय में एक बगल से दिया गया है। अर्ध ऐतिहासिक रचनाओं में पाणिनि की अष्टाध्यायी, कात्यायन की वर्तिका, पतंजलि का महाभाष्य, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस तथा कालिदास कृत मालविकाग्निमित्रम आदि उल्लेखनीय हैं। ऐतिहासिक जीवनियों में अश्वघोषकृत बुद्धचरित, वानभट्ट का हर्षचरित, वाकपति का गौडबोह, विल्हन का विक्रमांक देवचरित, संध्याकर नंदी कृत रामचरित, हेमचंद्र कृत कुमारपाल चरित, जयानक कृत पृथ्वीराज विषय आदि महत्वपूर्ण है। प्रमुख साहित्य एवं रचनाएं। अष्टाध्यायी के रचनाकार पाणिनि, इसमें तथ्य हैं व्याकरण ग्रंथ। मुद्रा राक्षस के रचनाकार हैं विशाखदत्त, इसका बारे में है। मौर्य काल के बारे में पर्याप्त जानकारी मिलती है। महाभाष्य अष्टाध्यायी पर टीका, इसका रचनाकार है पतंजलि, इसमें पुष्यमित्र शुंग के विषय में जानकारी मिलती है। कथा सरित सागर, इसका रचनाकार है सोमदेव, इसमें मौर्य काल के विषय में जानकारी मिलती है। उसके बाद है ब्रीहि कथा मंजरी, इसका रचनाकार है क्षेमेंद्र, इसमें मौर्य काल के विषय में जानकारी मिलती है। उसके बाद है अर्थशास्त्र विषय राजनीति, इसका रचनाकार है कौटिल्य, मौर्य काल के बारे में प्रकाश पड़ता है। उसके बाद है नीतिसार, इसका रचनाकार है कामदक, इसमें गुप्तकालीन राजतंत्र पर कुछ प्रकाश पड़ता है। उसके बाद है मालविकाग्निमित्रम, इसका रचनाकार है कालिदास, इसमें शुंग वंश के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद है मृच्छकटिकम, इसका रचनाकार है शूद्रक, इसमें गुप्तकालीन समाज का वर्णन है। हर्षचरित, इसका रचनाकार है वानभट्ट, इसमें हर्ष की उपलब्धियों का वर्णन है। रामचरित, इसका रचनाकार है संध्याकार नंदी, इसमें बंगाल के शासक रामपाल की जीवन कथा है। पृथ्वीराज रासु, इसका रचनाकार है चंदबरदाई, इसमें पृथ्वीराज चौहान की उपलब्धियों का वर्णन है। उसके बाद है राजतरंगिणी, इसमें कल्हन, इसका रचनाकार है कल्हन, इसमें कश्मीर के राजवंशों की क्रमबद्ध जानकारी मिलती है। अब हम पढ़ेंगे विदेशी साहित्य, विदेशी यात्रियों के विवरण, जिसमें कि पहला है यूनान एवं रोम के लेखक, दूसरा है चीनी यात्रियों के विवरण, तीसरा है अरब यात्रियों के विवरण। तो इसमें हम सबसे पहले यूनान एवं रोम के लेखक के बारे में पढ़ेंगे। यूनान के प्राचीन लेखकों में
टेसियस तथा हेरोडोटस के नाम प्रसिद्ध हैं। टेसियस ईरान का राजवेद था। टेसियस के वर्णन में अधिकांशतः कल्पित कहानियाँ हैं जो पूर्णतः अविश्वसनीय हैं। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इसमें 5वीं सदी ईसा पूर्व से हिस्टोरिका की रचना की थी। इसमें भारत फारस के संबंधों का वर्णन किया गया है। सिकंदर के साथ आने वाले लेखक थे निरियाकस, ओनेसिक्रेटस और ओस्टिबुलस। सिकंदर के पश्चात के लेखकों में 3 राजदूत मेगास्थनीज, डायमेकस तथा डायोनिसियस के नाम उल्लेखनीय हैं। मेगास्थनीज ने इंडिका की रचना की जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज ने इंडिका में मौर्ययुगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। डायमेकस यह सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था। यह बिंदुसार के राजदरबार में आया था। डायोनिसियस यह मिस्र नरेश टोलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था जो बिंदुसार के दरबार में आया था। प्लिनी इसने पहली सदी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी जिसमें भारत के पशुओं, पौधों और खनिज पदार्थों की जानकारी मिलती है। टोलमी की पुस्तक जियोग्राफी और किसी अज्ञात लेखक की पुस्तक पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी महत्वपूर्ण है क्योंकि इनमें भारत के भूगोल तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी मिलती है। चीनी यात्रियों के विवरण। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों में चीनी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत भी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ये चीनी यात्री बौद्ध मतानुयायी थे तथा भारत में बौद्ध तीर्थ स्थानों की यात्रा तथा बौद्ध धर्म के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए आए थे। इनमें प्रमुख थे फाहियान। यह 5वीं सदी के प्रारंभ में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। इसने भारतीय समाज, यहाँ की संस्कृति तथा आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डाला है। ह्वेनसांग यह 7वीं सदी में हर्षवर्धन के समय भारत आया था। इसकी रचना सीयू की है। इत्सिंग यह 7वीं सदी के अंत में भारत में आया था। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। चीनी यात्री सुवर्धन ने भारत की यात्रा 515 से ईस्वी से लेकर 520 ईस्वी के बीच की थी। अरब यात्रियों के विवरण। अरब व्यापारियों तथा लेखकों जिन्होंने भारत की यात्रा की के विवरण के हमें पूर्व मध्यकालीन भारतीय समाज एवं संस्कृति के विषय में पर्याप्त जानकारी मिलती है। इन लेखकों में अल-बिरूनी और इब्न बतूता का नाम सर्वप्रथम है। अल-बिरूनी यह 11वीं सदी में मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। अरबी में लिखी गई उसकी कृति तहकीक-ए-हिंद एवं किताब-उल-हिंद भारत की खोज आज भी इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण स्रोत हैं। सर्वप्रथम 1888 ईस्वी में एडवर्ड सांची ने अरबी भाषा से तहकीक-ए-हिंद का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किया। अरबी लेखकों में अल-बिरूनी के अतिरिक्त अल-बिलादुरी, सुलेमान हसन निजाम, फरिश्ता, निजामुद्दीन, इब्न बतूता आदि भी प्रमुख हैं। इब्न बतूता इसके द्वारा लिखा गया यात्रा वृत्तांत रहला सर्वप्रमुख हैं जो अरबी भाषा में रचित हैं। यह 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियाँ देता है। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली में काजी के पद पर नियुक्त किया। बाद में उसे अपना राजदूत बनाकर चीन भेजा। प्राचीन भारतीय इतिहास का विकास। तो पहला है प्रागैतिहासिक काल, उसके बाद आधे ऐतिहासिक काल, उसके बाद है ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल के लक्षण।
लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध हैं। इसका उदाहरण है पुरापाषाण काल 5 लाख से 10,000 ईस्वी पूर्व, मध्य पाषाण काल 9,000 से 4,000 ईस्वी पूर्व, नवपाषाण काल 7,000 से 2,500 ईस्वी पूर्व। पुरापाषाण काल में 3 प्रकार हैं। निम्न पुरापाषाण काल जो 5 लाख से 50,000 ईस्वी पूर्व हैं। मध्य पुरापाषाण काल 50,000 ईस्वी पूर्व से 40,000 ईस्वी पूर्व है। उच्च पुरापाषाण काल 40,000 ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व है। मध्य पाषाण काल 9,000 से 4,000 ईस्वी पूर्व, नवपाषाण काल 7,000 ईस्वी पूर्व से 2,500 ईस्वी पूर्व। उसके बाद हैं प्राचीन इतिहास का विकास में आदि ऐतिहासिक काल, जिसका लिखित साक्ष्य उपलब्ध परंतु लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी हैं। उदाहरण सिंधव सभ्यता, वैदिक संस्कृति। उसके बाद हैं ऐतिहासिक काल, पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों साक्ष्य उपलब्ध हैं। यह काल पुरातात्विक साहित्य तथा विदेशी यात्रियों के वर्णन पर निर्भर हैं। अब पाषाण युग। भारतीय पाषाणकालीन संस्कृति को विद्वानों ने 3 कालों में विभाजित किया है: पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल तथा नवपाषाण काल। पुरापाषाण संस्कृति का उदय अभिनूतन युग में हुआ था। इस युग में धरती बर्फ से ढकी हुई थी। भारतीय पुरापाषाण काल को मानव द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थर के औजारों के स्वरूप और जलवायु में होने वाले परिवर्तन के आधार पर 3 अवस्थाओं में बांटा जाता है। पहला निम्न पुरापाषाण काल 5 लाख से 50,000 ईस्वी पूर्व। दूसरा मध्य पुरापाषाण काल 50,000 लाख ईस्वी पूर्व से 40,000 ईस्वी पूर्व। उच्च पुरापाषाण काल 40,000 ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व। प्रागैतिहासिक काल में पुरापाषाण काल। पुरापाषाण कालीन संस्कृति के अवशेष सोहन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी तथा नर्मदा नदी घाटी एवं भोपाल के पास भीमबेटका नामक चित्रित शिलाश्रयों से प्राप्त हुए हैं। पूर्व पाषाण काल का पुरापाषाण काल को उपकरणों में भिन्नता के आधार पर 3 कालों में विभाजित किया गया है: निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल। निम्न पुरापाषाण काल, इसके उपकरण सर्वप्रथम सोहन नदी, सिंधु नदी की छोटी सहायक नदी घाटी से प्राप्त हुए। इसी कारण इसे सोहन संस्कृति भी कहा जाता है। इस काल में पेबुल चॉपर तथा चॉपिंग उपकरणों के साक्ष्य मिलते हैं। पेबुल पत्थर के वे उपकरण होते थे जो पानी के बहाव में रगड़ खाकर चिकने और सपाट हो जाते थे। चॉपर बड़े आकार वाला उपकरण है जो पेबुल से बनाया जाता था। चॉपिंग उपकरण द्विधारी होते हैं, अर्थात पेबुल के ऊपर दोनों किनारों को छीलकर उनमें धार बनाई जाती थी। नर्मदा नदी घाटी में हथनोरा पुरास्थल से सर्वप्रथम मानव खोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं। मध्य पुरापाषाण काल, इस काल में बहुसंख्यक कोर, फ्लेक तथा ब्लेड उपकरण प्राप्त हुए हैं। फलकों की अधिकता के कारण मध्य पुरापाषाण काल को फलक संस्कृति की संज्ञा दी जाती है। मध्य पुरापाषाण काल को औजारों का निर्माण अच्छे प्रकार के क्वार्टाजाइट पत्थर से किया गया है। मध्य पुरापाषाण काल के उपकरण महाराष्ट्र में नेवासा, झारखंड में सिंहभूम, उत्तर प्रदेश में चकिया, वाराणसी, बेलन घाटी, प्रयागराज, मध्य प्रदेश के भीमबेटका गुफाओं तथा सोन घाटी, गुजरात में सौराष्ट्र क्षेत्र, हिमाचल में ब्यास, वानगंगा तथा सिरसा घाटियों आदि विविध पुरास्थलों से प्राप्त हुए हैं। उच्च पुरापाषाण काल, इस काल का प्रमुख
पाषाणोपकरण ब्लेड हैं। ब्लेड पतले तथा संकरे आकार वाला वह पाषाण फलक है जिसके दोनों किनारे समांतर होते हैं तथा जो लंबाई में अपनी चौड़ाई से दुगना होता है। भारत में इस काल के उपकरण सोन घाटी मध्य प्रदेश, सिंहभूम झारखंड, जोगदाहा भीमबेटका, रामपुर बघेलान, बाघोर मध्य प्रदेश, पटने, भदने तथा इनामगांव महाराष्ट्र, रेनीगुंटा, वेमुला, कुरनूल गुफाएं आंध्र प्रदेश, सोरापुर दोआब कर्नाटक तथा बूढ़ा पुष्कर राजस्थान आदि से प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण काल। इस काल के उपकरण अत्यंत छोटे होते थे, इसलिए इन्हें मैक्रोलिथ कहा गया। सर्वप्रथम सीएल कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र से लघु पाषाणोपकरण खोजे। इस काल के प्रमुख केंद्र हैं बेतवा घाटी, सोन घाटी मध्य प्रदेश, कृष्णा घाटी कर्नाटक, बेलम घाटी उत्तर प्रदेश, नेवासा महाराष्ट्र इत्यादि। आदमगढ़ मध्य प्रदेश और बागोर राजस्थान से प्राप्त साक्ष्य पशुपालन को दर्शाते हैं। इस काल के लोगों ने सर्वप्रथम कुत्ते को पालतू पशु बनाया था। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में भीमबेटका के शिलाश्रयों तथा गुफाओं से मध्य पाषाण काल के उपकरण प्राप्त होते हैं। इन गुफाओं की खोज 1958 ईस्वी में V.S. वाकनकर ने की थी। भीमबेटका गुहा शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है। विंध्य क्षेत्र तथा ऊपरी एवं मध्य गंगा घाटी क्षेत्र मध्य पाषाण कालीन उपकरण दृष्टि से संबद्ध है। विंध्य क्षेत्र के मोरहना पहाड़, बगही-खोर, लेखहिया स्थलों से लघु पाषाण उपकरण के साथ साथ कंकाल भी मिले हैं। लेखहिया पुरास्थल से सर्वाधिक 17 मानव कंकाल प्राप्त किए गए हैं। इस काल में मानव अस्थिपंजर का सबसे पहला अवशेष प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के सराय नहार राय तथा महदहा नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। मध्य पाषाण कालीन स्थल सराय नहार राय से अस्थि एवं सिंह निर्मित उपकरण मिले हैं। महदहा से हड्डी एवं सिंह के उपकरण के अतिरिक्त आभूषण भी मिले हैं। नवपाषाण काल। भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम नवपाषाणिक बस्ती मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है, जिसकी तिथि 7000 ईस्वी पूर्व मानी जाती है। इस काल के प्रमुख केंद्र हैं बेलन घाटी उत्तर प्रदेश, रेनीगुंटा आंध्र प्रदेश, सोन घाटी मध्य प्रदेश, सिंहभूम झारखंड इत्यादि। नवपाषाण कालीन स्थल बुर्जहम एवं गुफकराल के अनेक गर्तावास, मृदभांड एवं हड्डी के औजार प्राप्त हुए हैं। बुर्जहम से गर्त आवास और मनुष्य के साथ साथ कुत्ते के दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। चिरांद बिहार में प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण पाए गए हैं, जो मुख्य रूप से हिरण के सींगों के हैं। कोल्डिहवा प्रयागराज से चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। नवपाषाणिक संस्कृति से अपनी पूर्वगामी संस्कृतियों की अपेक्षा अधिक विकसित थी। इस काल का मानव न केवल खाद्य पदार्थों का उपभोक्ता था वरन उत्पादक भी था। वह कृषि कर्म और पशुपालन से पूर्णतः परिचित हो चुका था। यहाँ पाए गए उपकरणों में कुल्हाड़ी, बसूली, छेनी, खुरपी, कुदाल, हथौड़े आदि प्रमुख हैं, जिसमें ये भारत के चित्र में कुछ महत्वपूर्ण स्थान दर्शाए गए हैं। आदि ऐतिहासिक काल। पाषाण युग की समाप्ति के बाद धातुओं के युग का प्रारंभ हुआ। इसी युग को आदि ऐतिहासिक काल या धातु काल कहा जाता है। हड़प्पा संस्कृति तथा वैदिक संस्कृति की गणना इस काल से की जाती है। गैरिक एवं कृष्णा लोहित मृदभांड इस काल से संबंधित हैं।
ईसा पूर्व एवं ईस्वी। वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर या जूलियन कैलेंडर ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष कल्पित पर आधारित हैं। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व BC कहा जाता है। इसमें वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है। ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईस्वी सन कहलाता है। इसके लिए संक्षेप में ईस्वी लिखा जाता है। ईस्वी को लैटिन भाषा में शब्द AD एनो डोमिनी भी लिखा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियाँ। इस काल में मनुष्य पत्थर एवं तांबे के उपकरण या औजार प्रयोग करने लगा था। इसी कारण इस काल को ताम्रपाषाण काल कैल्कोलिथिक कहते हैं। लगभग 5000 ईस्वी पूर्व में मनुष्य ने सर्वप्रथम जिस धातु का प्रयोग किया वह तांबा था। ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियों कृषक ग्रामीण संस्कृतियाँ थी। इस काल की प्रमुख संस्कृतियाँ हैं बनास या आहार संस्कृतियाँ राजस्थान की। प्रमुख स्थल आहार बालाथल तथा गिलुंद। आहार को तंबवती भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ बड़े पैमाने पर तांबा मिलता था। इस संस्कृति का कालक्रम 2100 से 1500 ईस्वी पूर्व के बीच रखा गया है। आहार के लोग पत्थर के बने घरों में रहते थे। गिलुंद इस संस्कृति का स्थानीय केंद्र माना गया है। यहाँ से पकी ईंटों के निर्माण के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से तांबे की बनी कुल्हाड़ियाँ, चूड़ियाँ तथा चादरें प्राप्त हुई हैं। कायथा संस्कृति मध्य प्रदेश। प्रमुख स्थल कायथा तथा एरन। कायथा के मृत भांडों पर प्राक हड़प्पन और हड़प्पोत्तर संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है। यहाँ से स्टेटाइट और कार्नेलियन जैसे कीमती पत्थरों के हार प्राप्त हुए हैं। नोट: एरन अभिलेख से सती प्रथा के प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य मिले हैं। मालवा संस्कृति। प्रमुख स्थल कायथा, एरन तथा नवदा टोली। मालवा मृदभांड अपनी उत्कृष्टता के लिए जाने जाते हैं। नवदा टोली से विभिन्न कृषि फसलों के साक्ष्य मिले हैं। जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र। प्रमुख स्थल जोरवे, नेवासा, देमाबाद तथा इनामगांव। देमाबाद से भारी मात्रा में कांसे की वस्तुएं मिली हैं। यह हड़प्पा संस्कृति का प्रभाव दिखलाती हैं। यहीं से गंडा, हाथी, भैंसा तथा रथ चलाते हुए मनुष्य की आकृति मिली है। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। यह बस्ती किलाबंद और खाई से घिरी हुई थी। 1200 ईस्वी पूर्व के लगभग ताम्रपाषाणिक संस्कृति का लोप हो गया। केवल जोरवे संस्कृति 700 ईस्वी पूर्व तक जीवित रही। ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के विलुप्त होने का कारण बहुत कम वर्षा या सूखा था। काल: निम्न पुरापाषाण काल संस्कृति के लक्षण शल्क, गरासा, खंडक उपकरण संस्कृति। मुख्य स्थल पंजाब, कश्मीर, सोहन घाटी, सिंगरौली घाटी, छोटा नागपुर, नर्मदा घाटी, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। महत्व उपकरण एवं विशेषताएं: हस्त कुठार एवं वटिकास्म उपकरण, होमो इरेक्ट अस्थि अवशेष नर्मदा घाटी से प्राप्त हुए हैं। मध्य पुरापाषाण काल फलक संस्कृति। नेवासा महाराष्ट्र, डिडवाना राजस्थान, भीमबेटका मध्य प्रदेश, बांकुरा पुरुलिया पश्चिम बंगाल। फलक बेदनी, खुरचनी, भीमबेटका से गुफा चित्रकारी मिली है। उच्च पुरापाषाण काल अस्थि, खुरचनी एवं दक्षिणी संस्कृति। बेलन घाटी, छोटा नागपुर पठार, मध्य भारत, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश।
यहाँ पे प्रारंभिक होमोसेपियंस मानव का काल, हार्पून, फलक व हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण काल, सूक्ष्म पाषाण संस्कृति, आदमगढ़, भीमबेटका मध्य प्रदेश, बागोर राजस्थान, सराय नाहर राय उत्तर प्रदेश। यहाँ से सूक्ष्म पाषाण उपकरण बनाने की तकनीक का विकास, अर्धचंद्राकार उपकरण, एक धार फलक, अस्थायी निवास का साक्ष्य, पशुपालन। नव पाषाण काल, पॉलिश्ड उपकरण संस्कृति, बुर्जहोम और गुफक, कराल कश्मीर, लंघनाज गुजरात, दमदमा कोल्डिवा उत्तर प्रदेश, चिरांद बिहार, पोचमपल्ली तमिलनाडु, मास्की कर्नाटक। यहाँ से प्रारंभिक कृषि संस्कृति, कपड़ा बुनना, भोजन पकाना, मृद भांड निर्माण, मनुष्य अस्थायी निवासी बना, पाषाण उपकरणों की पॉलिश शुरू, पहिया अग्नि का प्रचलन। महापाषाण काल, नव पाषाण युग की समाप्ति के बाद दक्षिण में जिस संस्कृति का उदय हुआ उसे महापाषाण काल कहा जाता है। पत्थर की कब्रों को महापाषाण कहा जाता था। इन कब्रों में मानवों को दफनाया जाता था। महापाषाण काल से संबंध लोग साधारणतः पहाड़ों की ढलान पर रहते थे। दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत तथा कश्मीर में यह प्रथा प्रचलित थी। यहाँ की कब्रों से लोहे के औजार, घोड़े के कंकाल तथा पत्थर एवं सोने के गहने भी प्राप्त हुए हैं। महापाषाण काल में आंशिक समाधान की पद्धति भी प्रचलित थी, जिसके तहत शवों को जंगली जानवरों के खाने के लिए छोड़ दिया जाता था। ब्रह्मगिरी आदि, चन्नूर, मास्की, चिंगलपत्तू, नागार्जुनकोंडा आदि इसके प्रमुख समाधान केंद्र हैं। महापाषाण कालीन लोग धान के अतिरिक्त रागी की खेती भी करते थे। इतिहासकारों ने महापाषाण काल का निर्धारण 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व के बीच किया है। आज के लिए इतिहास का ये चैप्टर यहीं तक। अब आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।